हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीमेंस पीएलसी के सीमेंस पीसीएस 7 में उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और इसके क्या क्या कंपोनेंट होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग स्टेशन, ऑपरेटिंग स्टेशन, ऑटोमेशन सिस्टम। इसके बारे में एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि ये बेसिक फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको एक ओवरव्यू देना, जिससे आपको चीज़ें बाहर से पता चले कि क्या है। एक एक करके इसके कंपोनेंट के डिटेल वाइज वीडियो मैं आने वाले लेक्चर्स में बनाऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है आर्किटेक्चर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीमेंस पीसीएस 7 में इसके 3 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एक इंजीनियरिंग स्टेशन, एक ऑपरेटर स्टेशन, एक ऑटोमेशन सिस्टम। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। जो हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन होता है दोस्तों, वो वहाँ पर प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, सिस्टम को आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाता है। प्लांट व्यू और कंपोनेंट व्यू के थ्रू हम लोग बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और बेसिकली जितने भी वर्क है प्रोग्राम के कंपाइल, डाउनलोड और जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में करते हैं। एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इस स्लाइड में बेसिक ओवरव्यू बताता हूँ मैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा आता है ऑपरेटर स्टेशन। ये क्या होता है? प्लांट के लिए एक एचएमआई सिस्टम होता है जिसमें उसके सर्वर और उसके क्लाइंट, ये 2 कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। ओएस जो सर्वर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मेन हमारा जो एचएमआई सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटर जहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं, व्यू करते हैं, ठीक है, जिसमें कि विनसीसी आता है, विनसीसी रन टाइम, विनसीसी एक्सप्लोरर वो आता है। तो उसमें बेसिकली हम लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें करते हैं ओएस सर्वर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। एक सर्वर से 32 क्लाइंट्स मैक्सिमम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो जो टोपोलॉजी में आपको आगे बताऊंगा कि एक जो सर्वर है क्लाइंट से टर्मिनल बस के थ्रू कनेक्टेड होता है। टर्मिनल बस, प्लांट बस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो ओएस क्लाइंट होता है उसमें क्या होता है? ऑपरेटर जो है क्लाइंट पीसी से, जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठ रहते हैं, क्लाइंट के पीसी से प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और उसको कमांड कौन देता है? ओएस सर्वर, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल रूम है जिसमें 3-4 क्लाइंट्स हैं, यानी 3-4 पीसी है, ग्रुप ऑफ, वो एक ही सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। तो जनरली जो हमारा सर्वर सिस्टम में हम लोग रिडंडेंसी का यूज़ करते हैं। एक सर्वर नहीं होता है, 2 सर्वर होता है, आपस में एक दूसरे का डाटा रीड करते हैं। और सपोज एक सर्वर फेल हो गया तो दूसरा सर्वर टेक ऑफ कर लेता है डाटा को, जिसको हम लोग हॉट रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? ये कंट्रोलर लेवल का चीज़ होता है जिसमें कि S7400 या S7410 का यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम में बेसिकली पीएलसी हार्डवेयर होता है, जिसमें क्या होता है? पावर सिस्टम होता है, सीपीयू होता है, सीपी कार्ड होता है और आईओ रैक्स होता है, जिसमें इंटरफेस मॉड्यूल इंक्लूडेड होता है। वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? हमारा मेन हार्डवेयर होता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक एक करके। इंजीनियरिंग स्टेशन। तो इंजीनियरिंग स्टेशन का बेसिक टास्क क्या क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करता है। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या दोस्तों? पीसीएस 7 जो प्रोजेक्ट है हमारा सीमेंस का, उसको क्रिएट करना। देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट 2 टाइप का होता है, एक सिंगल यूजर प्रोजेक्ट और एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या होता है दोस्तों? अगर हमारे पास इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, पेपर एंड मिल इंडस्ट्री है, गैस इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज है, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि गिवन सेट ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करना और उसमें एक हायरार्की होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास मोटर्स है, वाल्व्स है और इंटरलॉक्स है, वो सारे के सारे मल्टी डायमेंशनली आपस में कनेक्टेड होता है। तो वो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें बैच वाइज अलग अलग प्रोसेस होते हैं और आपस में वो लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के प्रोसेस को क्रिएट करना और मैनेज करना, ये इंजीनियरिंग स्टेशन का काम होता है। प्लस उसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये कंट्रोलर्स, मॉड्यूल्स हो गया, नेटवर्क हो गया, उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी हमारे इंजीनियरिंग स्टेशन के अंदर होता है, ठीक है। जिसमें कि हम लोग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन सा मॉड्यूल किससे कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करते हैं। उसके बाद एक कंपोनेंट आता है नेटवर्क सेटअप का। जैसे देखिए दोस्तों, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ईथरनेट या प्रोफिबस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। इंडस्ट्रियल ईथरनेट में हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कि ईएस हो गया, एएस हो गया, ओएस हो गया, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है।
पीसी से कम्युनिकेट करते हैं। और हमारा जो प्रोफिबस कम्युनिकेशन होता है बेसिकली सीपीयू से हमारा जो ETA200M स्टेशन है, यानी हमारा जो लोकल IO है, उससे कम्युनिकेशन के लिए हम लोग प्रोफिबस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्रियल इथरनेट और प्रोफिबस का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, ES और AS के कम्युनिकेशन के लिए, AS और OS के कम्युनिकेशन के लिए और आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल इथरनेट का यूज़ करते हैं। प्रोफिबस का हम लोग फील्ड डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रोफिबस में आपके पास दो रहता है दोस्तों, प्रोफिबस DP होता है और प्रोफिबस PA होता है। तो PA जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट जिसमें कि हाई ग्रेडिंग हमारा फेलियर सिस्टम होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग PA का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग DP का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पेरीफेरी। उसके अलावा इंजीनियरिंग स्टेशन में प्रोग्रामिंग का भी काम होता है। हम लोग जो सीमेंस PCS7 में जो प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, वो CFC में करते हैं, यानी कंटिन्यूस फ्लो चार्ट में करते हैं, जिसमें कि एक जो लॉजिक है किसी भी कन्वेयर का या किसी भी पंप का या कोई भी इक्विपमेंट है, उसका लॉजिक है, बहुत सारे इनपुट्स कनेक्टेड होते हैं और उसका जो प्रोसेस होकर जो आउटपुट होता है वो बाहर की ओर जाता है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो उसका जो कंट्रोल लॉजिक है हम लोग खुद डेवलप करते हैं। ठीक, उसके अलावा क्रिएटिंग फंक्शन ब्लॉक्स एंड कंट्रोल मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक्स भी जो होता है और जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसमें उसका भी कनेक्शन होता है। इम्प्लीमेंटिंग इंटरलॉक्स, अलार्म्स एंड सीक्वेंसेस। देखिए हम लोग जो PCS7 में हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए HMI में सिर्फ डाटा आने या जाने का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है कि सिस्टम जो है बहुत ऑप्टिमल वे में रन हो। उसके लिए हम लोग इंटरलॉक्स का यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसमें कि बहुत सारे इंटरलॉक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें कि सिस्टम को फेलियर सेफ बनाया जा सके। अगर वो सिस्टम में एक पार्ट फेल हो गया तो दूसरा पार्ट उसको जल्दी सेंस करके खुद को स्टॉप कर सके, वो इंटरलॉक्स का काम होता है। सपोज़ कीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, उसमें नीचे का कन्वेयर अगर स्टॉप हो तो ऊपर का कन्वेयर भी स्टॉप होना चाहिए, अदरवाइज मटेरियल एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह के जो इंटरलॉक्स है आपस में कनेक्टेड होता है, तो वो सारे के सारे हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में डालते हैं। फिर अलार्म एंड सीक्वेंसेस। तो देखिए मान लीजिए कोई एक सेट पॉइंट के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हाई हो तो हमें एक अलार्म जनरेशन होना चाहिए, तो वो हम लोग किस में क्रिएट करते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में क्रिएट करते हैं। ठीक, तीसरा इसमें टास्क आता है हमारे इंजीनियरिंग स्टेशन का HMI OS का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमारा HMI और OS में ऑपरेटर स्क्रीन को जो डिज़ाइन करते हैं, हम लोग फेस प्लेट बनाते हैं, हम लोग बेल्ट बनाते हैं, हम लोग वाल्व का सिंबल बनाते हैं, जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं ऑपरेटर स्क्रीन को, वो हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में करते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग अलार्म्स एंड ट्रेंड्स, यानी कि हम लोग जो अलार्म और ट्रेंड बनाते हैं। ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर डाटा का चार्ट यानी ग्राफ, उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्रेशर वैल्यू है, उसका एक 24 आवर में उसका ग्राफ कैसा था, यानी किस पीक वैल्यू पर वो गया, फिर वो किस वैल्यू पर ड्रॉप डाउन हुआ, तो उससे हम लोग ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो उस ट्रेंड को हम लोग WinCC ऑनलाइन ट्रेंड कंट्रोल में बनाते हैं। ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग स्टेशन में ही हम लोग WinCC ग्राफिक्स का सारा काम करते हैं। और अगर वो डबल कनेक्टेड सर्वर सिस्टम से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअल हम लोग उसको दो सर्वर है अगर, तो दोनों में हम लोग डाउनलोड करते हैं, जिससे कि वो जो चेंजेस है दोनों सर्वर में आ जाता है। ठीक है, उसका डायरेक्टरी, उसका पाथ दिया हुआ रहता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उससे सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेटिंग अप टैग्स एंड आर्काइव्स, टैग को और आर्काइव को भी बनाना बहुत जरूरी है। तो टैग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक एड्रेस होता है जिस पे सारे इनपुट कनेक्टेड होता है, और उस एड्रेस का यूज़ करके हम लोग अलार्म लॉगिंग, टैग लॉगिंग, ये सारा चीज़ करते हैं। ठीक है, तो टैग्स का भी सेटिंग होता है, वो इंजीनियरिंग स्टेशन में होता है। ठीक, फिर आता है डाउनलोड एंड कमीशनिंग, डाउनलोडिंग कॉन्फ़िगरेशन टू AS में हम लोग जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। बेसिकली हम लोग डाउनलोडिंग और कमीशनिंग का जो काम करते हैं वो प्लांट के स्टार्टिंग होने से पहले करते हैं। डायरेक्टरी दी होती है, उससे हम लोग उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं, PLC डाउनलोड करते हैं। उसका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी उसी टाइम पे करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है ES AS से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, फाइल डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस तरह की चीज़ देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक, हम लोग RIO को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा इनपुट कहाँ चेंजेस हो रहा है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन जाकर सिस्टम से यानी PLC में इनपुट जो है वो हेल्दी आ रहा है अनहेल्दी आ रहा है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो टास्क है हम लोग इंजीनियरिंग स्टेशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटर स्टेशन। ऑपरेटर स्टेशन क्या होता है दोस्तों, इफ द इंजीनियरिंग स्टेशन इज फॉर इंजीनियर्स, ऑपरेटर स्टेशन इज फॉर प्लांट ऑपरेशन, यानी कि इंजीनियरिंग स्टेशन में सारा चीज़ हम लोग चेंजेस लाते हैं और ऑपरेटर स्टेशन में हम लोग देखते हैं कि वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका बेसिकली टास्क क्या क्या होता है दोस्तों, बेसिकली टास्क होता है प्रोसेस मॉनिटरिंग, कंट्रोल द प्लांट, अलार्म मैनेजमेंट, ट्रेंडिंग एंड रिपोर्ट। जैसे प्रोसेस मॉनिटरिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग पैरामीटर्स को देखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बेस्ड हम लोग जजमेंट करते हैं। अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सिस्टम में जाके कहाँ फॉल्ट है ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स को हम लोग कम करते हैं जिससे कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाए।
मोटर वाल्व पंप उसका क्या स्टेटस है, वो रनिंग स्टेटस है या नहीं है, क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सब चीज़ देखते हैं हम लोग प्रोसेस मॉनिटरिंग में, ठीक है। सेकंड है कंट्रोल द प्लांट, यानी कि हम लोग को अगर प्लांट को कंट्रोल करना है, यानी कि हम लोग को एक सेट ऑफ इक्विपमेंट को अगर रन करना है ऑटो में या मैनुअल में, मोटर को स्टार्ट करना है, वाल्व को ओपन या क्लोज करना है, ठीक है, सेट पॉइंट को चेंज करना है, अगर पहले 50 सेट पॉइंट था उसको अगर हम लोग 60 करना है, उसके अकॉर्डिंग VFD अपना कमांड लेके मोटर को रन करता है या फिर उसको कमांड देता है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग कंट्रोलिंग इसका कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा टास्क क्या है, अलार्म मैनेजमेंट का, ठीक है। हम लोग एक्टिव अलार्म देखते हैं, एक्नॉलेज अलार्म करते हैं, अलार्म की हिस्ट्री देखते हैं कि सपोज़ कीजिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक मोटर रन कर रहा है, उसका ट्रिपिंग सेट पॉइंट टेम्परेचर का 90 डिग्रीज है, अगर वो 90 डिग्री से ऊपर आया टेम्परेचर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो एक अलार्म जनरेट करके फिर उसको ट्रिप कमांड देगा। तो हम लोग मॉनिटर करते हैं कि वेदर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेम्परेचर कितना था और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें से डिसीजन लेते हैं। तो अलार्म मैनेजमेंट का जो काम है ऑपरेटर स्टेशन में करते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग एंड रिपोर्टिंग, जैसे रियल टाइम ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग कि वैल्यू कहाँ से इंक्रीज हुआ, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट्स को हम लोग जनरेट करते हैं। तो ट्रेंडिंग एंड रिपोर्टिंग हम लोग उसी में करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए दोस्तों, OS जो सर्वर है वो बहुत सारे क्लाइंट से कनेक्टेड हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक OS सर्वर से 32 क्लाइंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिंगल सर्वर सिस्टम के लिए बनाया था। इस तरह से दूसरा सर्वर होगा वो भी सेम क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि 2 सर्वर जो है एक पर्टिकुलर क्लाइंट को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिडंडेंसी में हो तो दोनों एक दूसरे के डाटा को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही एक सर्वर डाउन होता है तो उस सारा का सारा डाटा आर्काइव करके फिर सिस्टम को एज इट इज़ रन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हॉट रिडंडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम में आपको डायग्राम में दिखाया दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर CPU प्लस IO जो कि कंट्रोल लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला स्लॉट है वो हमारा पावर सिस्टम का है, ठीक है। इसमें जो 2 बैटरी होती है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में मैंने बनाया है दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल में आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके पावर सिस्टम का कार्ड के बाद हमारे पास मेन CPU होता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की जो 2 वायर्स है, ये हॉट रिडंडेंसी के बारे में बताता है। हमारा ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, रिडंडेंसी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा इसी स्लाइड में। ये जो येलो वायर है आपस में सिमिलर CPU से कनेक्टेड होता है, सिमिलर PLC से कनेक्ट होता है। इसमें एक PLC जो है हमारा एज ए मेन का PLC काम करता है और एक स्टैंड बाय PLC काम करता है। अगर इस मेन PLC में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ इंटरनल फॉल्ट आ गया या कुछ भी किसी तरह का भी क्रैश आ गया या मेमोरी लॉस आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टैंड बाय सर्वर है उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अलग अलग स्लॉटिंग होता है। CP कार्ड होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है दोस्तों। कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, एक इंटरफेस होता है हमारा CPU और हमारे फील्ड डिवाइसेस के बीच में। तो CP 443-1 का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों। आप पर्पल कलर का जो केबल देख रहे हैं वो प्रोफिबस कम्युनिकेशन केबल है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए पर्पल कलर का जो ये है केबल है जो ET200M स्टेशन में कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन CPU है वहाँ से फील्ड डिवाइसेस जो है, तो ET200M जो है हमारा, ये हमारा मेन IO का है, इंटरफेस मॉड्यूल का है, ठीक है। IM की सीरीज़ का है ये। इसमें वाई लिंक रहता है दोस्तों, 2 जो इंटरफेस मॉड्यूल है आपस में वाई लिंक से कनेक्टेड होता है। तो ये जो प्रोफिबस केबल है जिसमें गया है CPU से आया है, इसमें प्रोफिबस कम्युनिकेशन केबल का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन टोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम से क्लियरली आपको बताया है कि जो हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन होता है और ऑपरेटिंग स्टेशन होता है। ऑपरेटिंग स्टेशन में भी 2 कंपोनेंट मैंने आपको बताया था दोस्तों, OS सर्वर और OS क्लाइंट। तो ये हमारा OS सर्वर से मेन कम्युनिकेशन होता है, किसके थ्रू होता है, प्लांट बस के थ्रू होता है। यानी कि इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग स्टेशन के जो सर्वर है आपस में प्लांट बस से कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली AS के यानी ऑटोमेशन स्टेशन के और ऑपरेटिंग स्टेशन के, इन दोनों के जो बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्लांट बस के थ्रू होता है, ठीक है। अभी देखिए लेकिन OS सर्वर जो है OS क्लाइंट के साथ वो टर्मिनल बस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो टर्मिनल बस और प्लांट बस को हम लोग सिस्टम बस बोलते हैं दोस्तों कभी कभी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा OS सर्वर, इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑटोमेशन स्टेशन सारे के सारे प्लांट बस से कनेक्टेड होते हैं। और ऑपरेटिंग स्टेशन का जो सर्वर है OS सर्वर जिसको कहते हैं, वो क्लाइंट से कैसे कनेक्ट होता है, टर्मिनल बस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा टोपोलॉजी है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर एक सिस्टम है उसके पैरेलली में दूसरा सिस्टम डाटा एक्सचेंज कर रहा है, अगर वो पहला सिस्टम खराब होता है या वो डाउन होता है, ठीक है, तो दूसरा सिस्टम जो सेम डाटा स्वैप करके मॉनिटर कर रहा था वो इमीडिएटली टेक ओवर कर लेता है और वो मेन सिस्टम बन जाता है। तो हम लोग एक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मेन PLC, एक को हम लोग बोलते हैं
स्टैंड बाय पीएलसी। तो अगर मेन पीएलसी में कुछ प्रॉब्लम आने से जो स्टैंड बाय पीएलसी है वो टेक ओवर कर जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो सिस्टम है उसको हम लोग हॉट स्वैपिंग बोलते हैं। हॉट स्वैपिंग क्या होता है दोस्तों, कि जो स्टैंड बाय पीएलसी है मेन पीएलसी का सारा डाटा आर्काइव कर रहा है, हर एक चीज़ मॉनिटर कर रहा है, लेकिन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, ठीक है। अगर मेन पीएलसी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो स्टैंड बाय पीएलसी इमीडिएटली टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग हॉट स्वैपिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो रिडंडेंसी है मेन पीएलसी और ईएस और ओएस के बीच में भी है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग इंडस्ट्रियल इथरनेट जो है हम लोग एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ESOS जो है मेन पीएलसी स्टैंड बाय पीएलसी दोनों से कनेक्टेड होता है। अगर मेन पीएलसी डाउन होता है तो स्टैंड बाय पीएलसी मेन पीएलसी बन जाता है और वो ESOS से कम्युनिकेट करता है। और उसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल इथरनेट, ठीक है, एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और मैंने एक और चीज़ हाईलाइट किया कि कम्युनिकेशन पीएलसी और IO डिवाइसेस के बीच में प्रोफिबस प्रोटोकॉल यानी प्रोफिबस केबल के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि RIO बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो बीच में हमें रेपिटेटर्स भी लगाने पड़ते हैं कभी कभी। अगर मान लीजिए वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर तो रेपिटेटिव्स भी लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह का भी हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। मैं और भी डिटेल में पीएलसी के आर्किटेक्चर के बारे में एक एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।